हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट बेंच पर। मैं आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप इसी तरह प्रिपरेशन करते रहें। फिर से एक नया मॉक टेस्ट जो पार्ट 3 है वो लेकर मैं आपके सामने हूं। मैं आपसे आशा करता हूं, ये उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फ्लोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में देखें कि हमारे पास क्या है। तो पहला कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कह रहा है ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्या ऐसा है? ये लाइन सही है। क्या वो री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये गलत है। लोकसभा इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी गलत है। लोकसभा अपर हाउस नहीं होता, बल्कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा ही अपर हाउस होता है, लोकसभा अपर हाउस नहीं होता। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया 8 प्रेजेंट में जो है वो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो प्रेजेंट में टोटल क्या 25 हैं? तो बिल्कुल है। जो अभी जो रिसेंटली जो बना है, जो न्यूएस्ट जो है, नया जो है, वो अमरावती है, आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट। तो 25 ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। क्या ये करेक्ट है? तो हाँ, सही करेक्ट है ये भी। तो जो हमारा सी और डी है ये दोनों करेक्ट है कंसिडरेशन में, और ए और बी दोनों रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इनका ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो ऑप्शंस हैं वो है सी एंड डी। थर्ड वाला जो इनका ऑप्शंस है सी एंड डी जो है वो सही करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे बताएंगे कि जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया है वो संविधान के कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये संशोधन किया गया है और कब किया गया है। तो ये आप पहले बताएंगे। उसके बाद आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंडिया इज़ रेफर्ड फॉर द डिसीज़न। किसके हाथ में ये डिसीज़न है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशंस, किसकी बात हो रही है? स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है। तो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा करेंगे? नहीं। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? नहीं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो। इनके लिए क्या होगा? इनके लिए जो है एक नई कमेटी बनेंगी, नए एक मेंबर इलेक्टेड किए जाएंगे दिस पर्पज़ के लिए, और ये जांच करेगी कि क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इनके बारे में ये कमेटी जो बनती है, ये कमेटी देखेगी कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड है वो सही है या नहीं। तो इनका ऑप्शंस जो फोर्थ वाला है वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्टोरल, क्या कह रहा है? द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, मतलब कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो ये रेड हो गया है, लेकिन ऑप्शंस में ये भी है। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, क्या कह रहा है? ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या जो पार्लियामेंट है, बोथ हाउस, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं? ये दोनों तो करते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, असेंबली ऑफ द स्टेट। क्या ये करेक्ट? इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट करेक्ट है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ और भी है क्या इस ऑप्शंस में? थोड़ा सा और देखते हैं। तो थोड़ा सा और अगर आप देखें
तो इसमें कह रहा है कि ऑल मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। तो नो, जो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इनका जो सेकंड वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आशा आपसे यही करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इनके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये दोनों पार्ट आप देखें। इससे आपको ये होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और आप एग्ज़ाम में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि द यूजुअल प्रोसेसेस ऑफ ए वैलिड एग्रीमेंट, किसकी बात कर रहा है? वैलिड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो उनके जो डिफरेंट स्टेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशंस एंड ऑफर। तो पहले क्या होता है? पहले जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो ऑफर होता है। क्या होता है? ऑफर। सेकंड पे क्या होगा? सेकंड पार्टी जो है वो एक्सेप्टेंस देते हैं। और थर्ड पे क्या होता है? तो थर्ड पे होता है कंसिडरेशन। और जैसे वो कंसिडरेशन हो गया तो इसके बाद जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है, ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको? तो ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा है, फ्रॉम whom is offered to address when a product kept on the shelf of the shop with a price tag attached। तो अब जो है वो प्राइस टैग जो है वो अटैच्ड हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसकी तरफ थोड़ा सा। तो ये कह रहा है फर्स्ट शॉपकीपर, सेकंड शॉप अटेंडेंट, मैन्युफैक्चर शॉप अटेंडेंट का तो इनका कोई ये नहीं होता। अब आप 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो शॉपकीपर में या फिर कस्टमर में। तो इनका जो सही ये है वो है कस्टमर। ऑप्शंस 4th वाला जो है वो करेक्ट है, कस्टमर इनका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल में आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। लीगल प्रिंसिपल आप देख लें एक बार। तो लीगल प्रिंसिपल में आपको देखने की ये आवश्यकता है कि लीगल प्रिंसिपल में आखिर कहा क्या जा रहा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन इज द वाइड इन लॉ। तो मिस्टर एक्स एग्री टू पे 1000 रुपीज़ टू मिस्टर जेड फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट। गवाही देने के लिए उसको कह दिया गया कि फॉल्स एविडेंस दे दो और तुम्हें 1000 रुपये दी जाएगी। तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जा रहा है। तो पहले की तरफ कहा जा रहा है द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट ऑप्शन मिस्टर जेड ड्यू टू रिस्क इन्वॉल्व इन इट। द कॉन्ट्रैक्ट इज द वाइड ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशंस। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसके और भी ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड मिस्टर जेड मस्ट परफॉर्म इट। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन मिस्टर जेड। तो आप इसके आंसर से क्लियर ही समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा कोई कंसिडरेशन होगा जो अनलॉफुल है, वो लीगल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सीधा और सीधा वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन की वजह से जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, तो इसलिए ये वाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट वाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसीडर्ड। देखो क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले ही आपका जो वो है ना, मतलब जो मेंस रिया है, मेंस रिया वो एक्टिव हो चुका है और पहले से आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि भाई सामने वाले के साथ रॉन्गफुल एक्ट करना है।
तो ये सीधा वो मिस्टेक तो हो ही नहीं सकता। क्या मिस्टेक होगा? तो मिस्टेक नहीं हो सकता, मिस्टेक नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर क्या होगा? मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी नहीं, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट है ना। और कोरिएशन में क्या होता है? धमकाना होता है, जोर ज़बरदस्ती करना होता है, ऐसा होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फ्रॉड। और उसने क्या किया? फ्रॉड किया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये अब तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थोड़े से आप जो है इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए डीपली कि मिस्टेक क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्रॉड क्या है और कोरिएशन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर से है लीगल प्रिंसिपल। और लीगल प्रिंसिपल में कह रहा है मिस्टर एक्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ ए टू डिलीवर 10 kg ऑफ मैंगोज टू मिस्टर ए on 20 July. On 18th July, Mr. X refused to perform the contract. This is an. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? अब उन्होंने क्या किया है? कोई रीज़न नहीं दिया है, लेकिन उसने क्या किया? वो रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है कि अमेंड। अब ऑप्शंस ए देख लें आप। रिमेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इनका आप थोड़ा सा सोचें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो टाइम रहते हुए पहले ही उन्होंने ये कर दिया। तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और यही इनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब देखें, ये देखें, सब्सिक्वेंट चेंज मेड इन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोवेशन, अल्टरनेशन, रिसेशन या रिप्रेडिएशंस। इनका जो करेक्ट आंसर है वो भी आप देख लें। इनका जो है अल्टरनेशंस, उसमें क्या हो गया? थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग कर दी, तो ये एक तरीके का अल्टरनेशंस हो गया, ये अल्टरनेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इफ़ ए कंपनी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, इट बिकम इंट्रावायरस, इंफ्रावायरस, अल्ट्रावायरस। और तो पहले तो आप ये दोनों वर्ड का इंट्रावायरस मतलब ऐसी ड्यूटी या ऐसा काम जो अपने दायरे में रहकर किया जाता है वो इंट्रावायरस होता है। अल्ट्रावायरस क्या होता है? अल्ट्रावायरस बियॉन्ड जा कर के, मतलब वो क्या कर रहा है? बियॉन्ड जा रहा है, बियॉन्ड जा रहा है और उसके बाद वो उसको ये कर रहा है, मतलब अपने औकात से बाहर जा रहा है, तो वो अल्ट्रावायरस कहलाएगा। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये नेक्स्ट जो है वो कह रहा है अल्टीमो वायरस। तो ये सब तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप जैसा मैंने बताया कि बियॉन्ड तो अल्ट्रावायरस ही है। तो अल्ट्रावायरस जो है इनका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अल्ट्रावायरस जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच अमॉन्ग फ्लोबिंग इज इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्टेड थ्रो कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो होता है वो किस में प्रोटेक्ट किया जा सकता है? फैक्ट, आइडिया, एक्सप्रेशन या मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो देखो भाई, फैक्ट जो है वो तो कोई भी बता सकता है और फैक्ट एक दूसरे के पास पहुंचता है, ये कोई कॉपीराइट का ये नहीं है। आइडिया जो होता है वो कई जगह एक ही जैसे आइडिया हो सकता है, एक जैसा आइडिया हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में आपकी कहीं ना कहीं क्या दिखती है? आपकी जो है आपने किस तरह उसको एक्सप्रेस किया है ये आप ही डिसाइड करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होने वाला है और थर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सप्रेशन ही है। द मैक्सिमम टर्म ऑफ द प्रोटेक्शन, किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन लिटरेरी वर्क फॉर इंडिविजुअल ऑथर अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957।
तो कितना होना चाहिए? तो क्या होता है इसमें, ऑप्शंस कह रहा है कि क्या 60 ईयर हो सकता है, तो 60 ईयर तो होगा, लेकिन जो इस अब 60 ईयर है, पहली बात तो आप ये लेके चलो, उसके साथ में प्लस और भी होता है, प्लस होता है लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, जब तक लाइफ टाइम है तब तक, प्लस 60 ईयर्स। मतलब आप ये मान लो एक ऑथर है, एक ऑथर है ए, और इसने कोई किताब लिखी, तो जब तक ये रहेगा, जब तक ये लाइफ है इनकी, तब तक तो इनकी रॉयल्टी इनको मिलेगी ही, इसके बाद भी 60 ईयर तक इसी की ऑनरशिप चलेगी, 60 ईयर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आप आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एन इन्वेंशन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, इन्वेंशन जो होता है वो प्रोटेक्टेड किस में होता है, तो प्रोटेक्ट, कॉपीराइट जो होता है वो लिटरेरी वर्क होता है, लिटरेरी वर्क, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब जो है वो कॉपीराइट में होता है। आपने कॉपीराइट इसमें भी यूट्यूब पे भी देखते हो, कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट आ गया। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क में आप देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क जैसे एप्पल है, तो एप्पल का कटा हुआ दांत कटा हुआ सेब है, एडिडास है, ये सब जो हैं ये ट्रेडमार्क हैं। क्या है ये, ट्रेडमार्क है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आपको पता ही होगा। तो जो इनोवेशन जितना होता है, जितना इन्वेंशन होता है, वो सारे पेटेंट में आते हैं। किस में आते हैं, पेटेंट में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP and identify the correct statement. IP refer to the creation of the mind such as invention, literary artistic work. IP is include patent and copyright. कॉपीराइट भी है और IP भी है, सही बात है। IP डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेडमार्क भी है। तो आप ये देख लें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब नीचे कह रहा है IP डज नॉट इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को नहीं ये करता, तो ये भी करता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी इसमें आता है। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चंस, एक बार पहले फिर से वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट अबाउट इंटेलेक्चुअल पर आइडेंटिटी करेक्ट कह रहा है। तो करेक्ट अगर हम देखेंगे कि इसमें करेक्ट क्या है, तो करेक्ट में आपको ये देखना चाहिए कि करेक्ट जो है, पहली बात IP जो इंक्लूड करता है पेटेंट एंड कॉपीराइट है, दोनों हैं, तो B तो सही होना चाहिए। उसके बाद IP रेफर टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी आर्टिस्ट वर्क, ये भी होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं IP डज नॉट इंक्लूड, ये गलत हो सकता है। D IP डज नॉट इंक्लूड, तो देखते हैं AB मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन आंसर मुझे भी इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो आइए AC, इसका जो करेक्ट आंसर है वो AB ही है। जो मैंने आपको बताया है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, AB ही है। चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर है, AB इनका करेक्ट आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कौन सी थ्योरी दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन और जॉन लेजी बर्ड। ये आप खुद इसको मिलाने की कोशिश करें कि इससे किससे मैच खाएगा, ठीक है। इसमें मैच कौन किससे खा रहा है ये आप एक बार देख लें, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में करें कि किससे किसका ये है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इसके आंसर है मेरे पास, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपको इसे खुद करना है। गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट, ऑन इज द लाइबल इज द असर्शन A एंड अदर इज लाइबल रीजन R, ठीक है। द राइटिंग मटेरियल ऑफ पेंसिल इज द जनरली मेड अप ग्राफाइट, रीजन, रीजनिंग क्या कह रहा है,
ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। भी ठीक है भैया, चूज करके देखते हैं। तो बोथ ए आर ट्रू हो सकता है, बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो ये है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग फ्लोबिंग कॉल्ड द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन एम सी कार्टे, चार्ल्स बेवेज, जॉन बर्नियर या जे पी एकर्ट। देखे क्वेश्चंस कितना थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ नहीं है, ये इजी है। आप थोड़ा सा ये करें, इसको पॉज करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी की जाती है? हिस्टोलॉजी होती क्या है? तो बोन्स की स्टडी की जाती है, फंगी की स्टडी की जाती है। तो नीचे देख लेते हैं, तो इसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है। किसकी? टिश्यू की जाती है या वायरस की जाती है। तो इनकी जो फंगी की जो होती है वो आम तौर पे हिस्टोलॉजी जो होती है वो उसमें स्टडी जो की जाती है वो फंगी की जाती है। किसकी की जाती है? फंगी की। पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। और सॉरी, ये करेक्ट नहीं है, फंगी नहीं है। हिस्टोलॉजी जो है वो आपकी जो स्टडी की जाती है वो टिश्यू की जाती है, फंगी की नहीं की जाती, ये टिश्यू की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिव बिलो। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा फ्रॉम द अल्कालाइन सॉल्यूशन विद द वाटर। विच ऑफ अबव स्टेटमेंट आर ट्रू? तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शंस। ऑप्शन कह रहा है ए बोथ आर ट्रू, नेदर ट्रू, ओनली ए ट्रू। तो ओनली जो है ये केवल जो है और केवल वो ट्रू जो है 4 है। ओनली बी जो है वो ट्रू है। क्या है? केवल जो बी है वही ट्रू है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझने का है। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको कि चूज द करेक्ट मैच ऑप्शंस गिवन बिलो। ये कह रहा है कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विलियम डी नॉर्डस एंड पॉल रोमर, जो नोबेल प्राइज दिया गया था लास्ट टाइम, वो किसको दिया गया था? किसके लिए? केमिस्ट्री में। क्या ए इसको दिया गया था? इसमें करेक्ट ऑप्शंस को जो है वो चूज करना है। द नोबेल प्राइज इज फिजियोलॉजी और मेडिसिन, Albin wrote and Leod Selfie. The Sorbonne Riksbank Prize Economic Sense 2002, Paul and Milgram Robert Wilson Nobel Prize in Physics 2020, अभिजीत बनर्जी एंड इस्थर डैप्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वाला, जो थर्ड है। सॉरी रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2000 पोल एंड मिलीग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बजट फॉर द ईयर 21-22 इन द पार्लियामेंट। ये कब करता है? ये कब? तो ये जो जारी करता है ये हमेशा 1 फरवरी को होता है। कब होता है? 1 फरवरी को होता है। हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ये 3 सेशन कब कब होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप बोर नहीं हो पा रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस जो टीम हम बना रहे हैं इस टीम को आगे तक बढ़ाएं
ताकि दूसरे को भी इससे फ़ायदा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नूरा अल मतरूशी इज़ द फर्स्ट फीमेल डैश फ्रॉम डैश, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो एस्ट्रोनॉट कह रहा है, एस्ट्रोनॉट तो थी वो, तो अब लॉयर थी नहीं थी, लॉयर नहीं थी, लॉयर थी नहीं, एस्ट्रोनॉट थी, तो वो कहाँ से थी, वो थी यूएई की। कहाँ से थी, यूएई की। ये सेकंड है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हैं वो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए, द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग। विच अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखो भाई, चेयरपर्सन जो होता है वो नीति आयोग का, वो हमेशा सही बात है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बोथ होना चाहिए, क्योंकि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और भी होम मिनिस्टर भी होते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बोथ आर ट्रू। तो ये जो हैं वो बोथ आर जो हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो देखना पड़ेगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो है वो है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात इसमें ये क्वेश्चन में देखें आप कंफ्यूज किस तरह की किया है कि जब फाइनेंस एडवाइज़र की बात हो रही है तो आप सडनली अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फाइनेंस पे पहला ही आपका जो आइडिया जाता है वो, अगर नहीं आपने पढ़ा इसके बारे में तो सीधा फाइनेंस पे आपका जाएगा और कहीं ना कहीं जो फाइनेंस वाला ऑप्शंस होगा आप उस पर टिक कर देंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चंस में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग इंडिया फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम कॉल्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना, आरोग्य योजना। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शंस कह रहे हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टेट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ मिनिस्टर। तो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको स्टार्ट किए। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नोबेल प्राइज़ का फिर से क्वेश्चन आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि नोबेल प्राइज़ पे एक डिटेल वीडियो जो है वो 5 से 7 मिनट का बनाऊं और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आगे ये भी कोशिश करने वाला हूं कि अब तक जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है मैं 5 पूरे 100 क्वेश्चंस का जो है वो बनकर मॉक टेस्ट तैयार हो चुका है और वो मॉक टेस्ट मैं जल्दी ही एक डेट 3 डेज़ का बीच में गैप रखूँगा और 3 दिन के गैप के बाद मैं वो उसको जो है वो ये करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, उसको डालता रहूँगा ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सके, आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो 5 जो मॉक टेस्ट है अब कंटिन्यू 5 मॉक टेस्ट है और एक और जो होगा वो लगभग 2 घंटे का क्वेश्चंस पेपर होने वाला है जिसमें हमने पूरे DU-LLB के करंट अफेयर को डाला है। जितना DU-LLB में जो भी करंट अफेयर आता है वो सारे अवार्ड, प्राइस, डिपार्टमेंटल जो अभी अपॉइंट हुए हैं, जो अभी चले गए हैं, वो सब के बारे में हमने उसमें डाला है। वो लगभग
थोड़े से लॉन्ग वीडियो होंगे, लेकिन दो घंटे में हमको पूरी कोशिश होगी कि 2 घंटे में आपका जो पूरा जो वो करंट अफेयर है वो रिवीजन भी हो जाए, अच्छे से आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा। मैंने A to Z उसमें क्वेश्चन डाला है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 वाज द अवॉर्डेड टू, तो ये किनको पीस प्राइज दिया गया है? पीस प्राइज जो दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। इस बार किसको दिया गया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बार किसको मिला है, पीस प्राइज़ किसको मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पीस प्राइज़ मिला है, चलो मैं ही बता देता हूं आपको। पीस प्राइज़ जो मिला है वो मिला है मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को। इनको मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए मिला है। एक जो है वो आई थिंक रशिया की हैं और एक जर्मनी की है या कहाँ की है ये हमें क्लियर नहीं है, आप देख लें इसके बारे में डिटेल में। तो ये दोनों को मिला है। इस बार जो मिला है पीस प्राइज़ वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको मिला है? वो इस पिछली बार जो मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज अवॉर्डेड बाय, किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो आपको पता है कि एक ही पीस प्राइज़ है, वो कहाँ दिया जाता है? 5 एक जगह दिए जाते हैं, बाकी 6 एक जगह दिए जाते हैं। लेकिन किसके द्वारा दिए जाते हैं आपको ये देख लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या रहा? द नोबल असेंबली, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस, स्टॉकहोम स्वीडन। स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन। या कमेटी ऑफ द नाइजीरियन, कमेटी ऑफ द नाइजीरियन। तो ये भी जो है इसका करेक्ट आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोबल असेंबली कैरोलिना। ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। मस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चंस को आप जो है मस्ती में लें, बिल्कुल अच्छे से उसको जो है एक फ्रेमवर्क करें ताकि, और हर क्वेश्चंस के पीछे ना एक लॉजिक लगा दें ताकि आप वो भूलें नहीं, क्योंकि इसमें हज़ारों क्वेश्चंस आपको करने होंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप इसमें लॉजिक लगा के रखें, आपका हो जाएगा। दिक्कत ही कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप कंटिन्यू जो है 3 आवर्स, एक दिन का आप रूल बना ले कि मिनिमम अब से लेकर एग्ज़ाम तक 3 आवर्स हर रोज़ देना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक 3 आवर्स अगर आपने पढ़ लिया एवरी डे तो आपका क्लियर है, वो हो जाएगा। 1 घंटे आप मॉक टेस्ट दें, 1 घंटे जो हैं आप 1 घंटे में आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल को देख लें और 1 घंटे में करंट अफेयर को देख लें, ख़त्म। बस इतना आप क्लियर करके रखें, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं स्टेटमेंट करेक्ट वाले को चूज़ करना है। कंगना रनौत, कंगना रनौत जो हैं आजकल बड़ी इसमें रहती हैं, तो मतलब हाईलाइट में रहती हैं। तो लास्ट टाइम जो है कंगना रनौत के बारे में क्वेश्चन दिया गया था कि वो बेस्ट फीमेल एक्टर, सही बात है, मिला है इनको। किन के लिए? एज पर नेशनल फिल्म अवार्ड 20 मिल गया था। शी इज़ अवॉर्डेड नेशनल फिल्म, शी वॉज अवॉर्डेड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर वर्क। मणिकर्णिका, ये तो सही है, मणिकर्णिका के लिए मिला है उनको। जजमेंटल है, जजमेंटल के लिए नहीं मिला है। तो इस तरह बी वाला जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। तो ए जो होगा वो करेक्ट है, बस ए। अब आइए इसके उसमें देख लेते हैं। इस तो बहुत सारे पूछे हैं लेकिन ओनली जो है बी ट्रू है, ओनली ए ट्रू है। मैंने आपको ऊपर बता दिया, ओनली ए ट्रू है। इधर आए नेक्स्ट की तरफ। गिव द बिलो आर 3 स्टेटमेंट। इंडिया इज़ फेडरल पॉलिटी,
क्या इंडिया में फेडरल पॉलिटी है? सेकंड, इंडिया इज़ फेडरल मॉडल इन डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी सही है। आगे देखें तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, फेडरलिज्म इम्प्लाई हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये भी देखें ऑप्शंस क्या कह रहा है इनका। 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट, 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस एक्ट 98 पास बाय महाराष्ट्र लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट, द एक्ट हैज़ बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटेड मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50% imposed reservation. Second, the limit 50% on the reservation expressly mentioned in the text of the Article 16 Constitution of India 1950. Fourth, keh raha, according to Supreme Court judgment of Indra Swamy Vice Union of India, the state government can provide reservation beyond 50% in exceptional circumstance. Third statement है, fourth statement, the limit of 50% on the reservation is not mentioned expressly in the text of Article 16 of India which above in mention statement। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप देखें, 1 एंड 2, 2, 3 एंड 4th, 1, 3rd, 4th, 3rd, 4th। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1, 3rd एंड 4th है। 1, 3rd एंड 4th, 4th वाला मेंशन नहीं है, आर्टिकल 16 में जो है वो मेंशन नहीं किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि सेकुलरिज्म है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द पावर, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, नहीं ये नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इनका करेक्ट आंसर ए, बी एंड डी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ए, बी एंड डी जो है इनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आर्टिकल 19, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आर्टिकल 19A एंड 19(2) Constitution of India 90, the state can make law restrict freedom of speech and expression which of the following ground, किस ग्राउंड पे रोका जा सकता है, हेट स्पीच, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन, डिसेंसी एंड मोरालिटी, किस आधार पे रोका। ए एंड बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन बी सेकंड देखें तो ए, बी एंड डी, थर्ड देखें बी एंड डी, बी, सी, डी। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ये तीनों आधार पे किया जा सकता है, बी, सी एंड डी। अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम द सर्टेन specified country are not be treated as a illegal migrant. Which are those countries? इनमें सिर्फ जो है वो किसको नहीं शामिल किया गया, मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी मोस्टली सबको शामिल किया गया है। और ये जो कंट्री हैं वो अफ़गानिस्तान से आ सकते हैं, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, ये तीनों कंट्री से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, जो सिटीजनशिप एक्ट है 2090, इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल एंड स्टेटस ऑफ द गवर्नर इन इंडिया। The governor is elected by state legislature, बिल्कुल नहीं। The governor is appointed by president of India, देख लेते हैं। A person who has complete age of 30 years can be governor, no. The same person cannot be appointed, no, हो सकते हैं। अभी आप
जो ला गणेशन है वो 3 स्टेट में, अभी हाल में ही 3 स्टेट में जो है वो गवर्नर है। अब आप मुझे ये बताएंगे वो कौन सी 3 स्टेट है जहाँ के ला गणेशन जो है वो अभी गवर्नर है रिसेंटली हाल में ही। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शंस है, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शंस फिर भी एक बार देख लेंगे। ऑप्शंस जो हैं वो ए, सी एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है इसमें से? इज़ नॉट ट्रू। तो सही है कि जो अभी हमने बताया कि इसमें नॉट ट्रू पूछा है, तो ऑप्शंस बी तो बिल्कुल सही है। ऑप्शंस बी जो है वही सही है, लेकिन ट्रू में सही है। लेकिन अगर नॉट ट्रू की बात करें तो नॉट ट्रू जो है वो ए जो है वो नॉट ट्रू है, सी नॉट ट्रू है और डी जो है वो नॉट ट्रू है। ये सब नॉट ट्रू है, बाकी बी जो है वो आपका ट्रू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु अमॉन्ग फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव वीटो पावर इन यूनाइटेड स्टेट? इसमें मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएनएससी में जो पांच जो है वो कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है, वो 5 कंट्री आपको याद होगा और आपने अब तक याद कर लिया होगा, तो मैं ये क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। इसमें जो दिख रहा है वो जर्मनी, तो जर्मनी के पास जो है वो वीटो पावर नहीं है। जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है। अभी आप मुझे हाल में ये अभी रसिया को जो है ह्यूमन राइट्स से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। किससे? ह्यूमन राइट कमीशन से जो है, काउंसिल से जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है आप ये देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आइए नेक्स्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेयरिंग द केस ऑफ द गाम्बिया वर्सेस म्यांमार, कॉमनली रेफर्ड टू एज द रोहिंग्या जेनोसाइड केस। रोहिंग्या जेनोसाइड केस यर अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड द पीपल राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ द रिफ्यूजी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इन्होंने इस केस को सुना था। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है, कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। Which of the following country has not signed to status of the International Criminal Court? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कौन हिस्सा नहीं है? आप ये भी बताएंगे मुझे, क्या भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा पार्ट है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया है या नहीं? रशिया है या नहीं? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो चाइना नहीं है। कौन नहीं है? तो चाइना जो है ये नहीं है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। वर्ल्ड हेडक्वार्टर का जो है वो कब, इसकी जो है वो फाउंडेशन ईयर कब है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको याद होने चाहिए, इसलिए जो है आप इसको बताएंगे। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है जिनेवा। क्या है? जिनेवा में है। अभी जो है वो फ़िलहाल जिनेवा में है, उसकी तरफ जो है। और द ह्यूज़ वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे हैं। ह्यूज़ में जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पेरिस में यूनेस्को है। पेरिस में क्या है? पेरिस में आपका यूनेस्को जो है वो पेरिस में ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन? सार्क का कौन ऐसा कंट्री है जो मेंबर नहीं है? क्या बांग्लादेश है? ऑफ कोर्स है। भूटान है, भूटान भी है। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी है। और म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। इसका जो थर्ड वाला आंसर है वो सही है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन्स इज क्रिएटेड प्रोवाइड
कलेक्टिवली सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कलेक्टिवली सिक्योरिटी की बात करता है, कौन है वो? तो अगर आप कलेक्टिवली सिक्योरिटी की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये क्या करता है, क्या आसियान है, उसके बाद और भी है हमारे पास, उसके बाद क्या कह रहा है, आसियान के बाद क्या कह रहा है, नाटो, क्या है, नाटो, सार्क, या फिर आप थोड़ा और आगे आ जाए, नेफ्टा। तो नाटो है, कौन है, नाटो। नाटो का जो फाउंडिंग ईयर है वो कब है? तो ये है 4 अप्रैल, कब है, 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को इनका फाउंडिंग ईयर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु विच ऑर्गन यूनाइटेड नेशन हैज़ द एकम्प्लिस इट मैंडेट एंड सीज टू बी ऑपरेशनल, किसको बंद कर दिया गया? तो आपको ये पता होगा, ये जो है फर्स्ट वाला है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जनरल असेंबली के जो हेड हैं वो कौन है, आप ये बताएंगे मुझे अभी। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका जो है ये कहाँ पे हैं? तो ये ह्यूज में है, द ह्यूज में है। उसके बाद आप जो है इधर आ जाएं, उसके बाद आप कहाँ आए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल मेंबर हैं, क्या टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं? तो 54 टोटल मेंबर होते हैं। ये 3 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट, तो द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, Daniel entry in religious place to the women violate right to equality, the Indian Army policy on the grant permanent commission to the women violate the equality। इसके नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, द ऑफेंस अडल्ट्री अंडर द इंडियन पैनल कोड एंड वायलेट द राइट टू इक्वालिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और थर्ड वाला, कौन सा है, थर्ड वाला इनका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाला जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा। तो एस.जे. कानिया, इसमें मैं कुछ नहीं समझा, आप इसको समझ लें कि एस.जे. कानिया जो है यही थे। कौन? एस.जे. कानिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमॉन्ग फ्लोबिंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो शॉर्ट जो हैं वो हमारे कमल नारायण, कौन? कमल नारायण जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्लियर है? कौन? कमल नारायण जो है ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए निकाले हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, विच अमॉन्ग फ्लोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर? ये कौन से शेड्यूल में है? तो ये जो है आपका शेड्यूल फर्स्ट में आप देखेंगे तो क्या है, यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? स्टेट की बात की गई है। थर्ड में क्या है, किसकी बात की गई है? आप देख लें, सैलरी या ओथ की बात की गई, किसकी बात की गई है? फिफ्थ आप देख लें, शेड्यूल एरिया के बारे में बात की गई है। लेकिन आप सेवन्थ देखें तो सेवन्थ में जो है
ये करेक्ट आंसर जो है इसका 7th होगा, इसी में पावर को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्टिकल 1, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इंडिया। इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, लेकिन वो आर्टिकल 1 कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो इसका यूनियन ऑफ स्टेट होगा। बाकी ये सब दिए जाते हैं। क्वासी फेडरल किसने कहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच अमॉन्ग फ्लोबिंग इज द रिलेटेड इशूइंग द ऑफ द फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस ऑन द फार्मास्यूटिकल पेटेंट इन इंडिया। तो बायर एंड नाटको को मिला है, या नोवर्टी एंड यूनियन ऑफ इंडिया को मिला है, नोवरिट्स एंड सिप्ला को, मार्क एंड ग्लेमार्क को, या बायर एंड नाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है, वो है बायर एंड नाटको को, इसको ही मिला है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोबिंग इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ द टोट? इट इज सिविल रॉन्ग, it is a not wrong against the individual, there must be a wrong act, it is mainly developed from the common law principle। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या कह रहा है? करेक्ट आंसर कह रहा है it is only wrong against the individual। which of the following statement is true? duty under tort is fixed by law, duty under tort is moral duty, ड्यूटी अंडर नॉट फिक्स पार्टी, ड्यूटी अंडर टोट टुवर्ड द होल द वर्ल्ड। ड्यूटी जो टोट के अंदर होता है वो एक तरीके का मोरल ड्यूटी होता है। क्या होता है? मोरल ड्यूटी जो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, मोरल ड्यूटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मिस शिल्पा शेख सेपरेट फ्रॉम द मिस्टर अरुण शेख थ्रू ए डिग्री ऑफ द डिवोर्स, देन आफ्टर शी मैरिड मिस्टर कुणाल वेस्ट but continue with Sheikh title of her earlier husband without any malik. Mr. Arun Sheikh filed a suit for removal of the Sheikh title from the name of the Shilpa Sheikh, continuing the Sheikh title by Miss Shilpa is it's a tort because it's a violation of Mr. Right. It's not tort because it is not a violation of the right of Mr. Arun. It is a tort because it is a violation of duty of Mr. Crime। तो ये एक तरीके का जो है आप देखें तो नॉट टोट बिकॉज इट नॉट वायलेशन ऑफ द राइट मिस्टर वरुण। Mr. lets out his the crane and driver to Mr. B for the carrying B business under the contract, providing that driver shall be. Then servant Mr. B can drive from his negligence injured a person walking on the road. Who will be liable for the negligence of the driver? Mr. A, Mr. B and both, only driver। तो only जो है वो कौन होगा? Mr. A होगा। The enforcement of which of the following fundamental right granted by the Constitution of India 1950 cannot be suspended due to the proclamations of the emergency and account of war and external aggressions? Right to freedom of speech and aggression, right to life and personal liberty, right to religion, right to equality। क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंड, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी के टाइम भी, वॉर एंड एक्सट्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है भैया, तो इनका जो है ताल्लुकात ये आप नहीं छीन सकते साहब। सेकंड वाला इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। सही है, ऑप्शन भी सही कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग राइट आर अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन थ्रू द मीडिया और इंटरनेट, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू रिमेन। तो इनका जो करेक्ट आंसर है
वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, ए बी सी। तो इनका जो चारों हैं वो चारों इनका जो है वो करेक्ट आंसर है, ए बी सी एंड डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ये करेक्ट आंसर है इनका फोर्थ। अब आ जाइए, तो ये हमारा जो था वो आखिरी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था। और इस तरह जो है हमने लगभग आप ये समझ लें कि हमने इस तरह जो है पूरे 100 क्वेश्चंस इस वाले मॉक टेस्ट का हमने क्लियर कर लिया है। आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो है टोटल 5 मॉक टेस्ट, कितने 5 मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगा। और 5 मॉक टेस्ट जो होगा वो बीच में 2 दिन या 3 डेज़ का गैप होगा, और इस तरह हम 5 मॉक टेस्ट को कवर कर लेंगे। जो 5 मॉक टेस्ट आने वाला है वो बहुत ही यूनिक होगा, और आप देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा और नई तरीके से होगा। मैं यही का आशा करता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाए, और आपसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। और मैं आपकी अच्छी से प्रिपरेशन की कामना करता हूं, और आपके एडमिशन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, कि पहले शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एडमिशन हो जाए। तो आप जो है वो करते रहें, इसी तरह तैयारी करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।